Friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. In this particular video, we are starting with BFM unit number 1 crash course. Friends, please note that this is our crash course unit number 1. Chapter name is exchange rate and forex business. So this video has been prepared to revise the entire content of the crash course in very short, familiar manner. But once again, I want to tell you, this is for revision purpose only. Because BFM demands solid conceptual understanding. So if you want to understand conceptual knowledge solid, so you must go through the comprehensive PDF, comprehensive video which I have added, because that cover everything. And right now I'm going to revise you entire content in very short and lucid manner. I will make sure that all the content are just covered, and I will help you memorize the thing through repetition. So let's get started with our very first concept. चलिए शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट के साथ. तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स मार्केट, एक ऐसा टॉपिक जो आपके बीएफएम एग्जामिनेशन का हर्ट माना जाता है. तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ डॉलर के नोट या फिजिकल कैश नहीं होते. फेमा के हिसाब से कोई भी इंस्ट्रूमेंट या बैलेंस जो फॉरेन करेंसी में पेबल हो वो सब फॉरेन एक्सचेंज के कैटेगरी में आता है. दे आर नॉट जस्ट फिजिकल कैश बट एनी इंस्ट्रूमेंट. इट मे बी ड्राफ्ट, टीसी, एलसी, बिल विच आर पेबल इन फॉरेन करेंसी और बैलेंस हेल्ड अब्रोड. तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मार्केट कभी सोने नहीं जाता. देखिए ना, नेचर लिखा है कि ग्लोबली स्प्रेड है, ओवर द काउंटर है, लेकिन दोस्तों कुछ करेंसीज एक्सचेंज ट्रेडेड भी होते हैं. टाइमिंग इसका 24 आवर है इंटू 5. मार्केट मंडे से फ्राइडे चलता है, नॉन स्टॉप ट्रेडिंग होती है. लिक्विडिटी अनबिलीवेबल सबसे हाईएस्ट है दोस्तों, $6.6 ट्रिलियन पर डे का टर्नओवर है. वोलेटिलिटी दोस्तों रेट हर 3 से 4 सेकंड में बदलती है, यानी अप्रॉक्स 21,600 टाइम एक दिन में बदलती है. इसीलिए फॉरेक्स डीलर की कॉफी स्ट्रांग होती है और रिस्क मैनेजमेंट और भी स्ट्रांग होता है. राइट, अब देखिए बात करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट की. तो कौन कौन यहाँ खेल रहा है? पहला खेल रहा है सेंट्रल बैंक, यानी ये मार्केट का गार्जियन है. फॉरेक्स रिजर्व मैनेज करते हैं, और जब मार्केट ज्यादा हिलने लगता है तब वोलेटिलिटी को कंट्रोल करते हैं. तो पहले तो इन्होंने क्या किया, रिजर्व को मैनेज किया. राइट, और जब मार्केट ज्यादा हिलेगा तो फिर वोलेटिलिटी को कंट्रोल करते हैं. दूसरे आते हैं पार्टिसिपेंट कमर्शियल बैंक, यानी फॉरेक्स के रियल मार्केट मेकर इन्हें कहा जाता है. इनका काम होता है डीलिंग डेस्क पे, यानी कि डीलिंग, हेजिंग, स्पेकुलेशन, ये काम करते हैं कमर्शियल बैंक, यानी मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना. तीसरे पार्टिसिपेंट है हमारे इन्वेस्टमेंट फंड. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली सवाल आता है इनमें से कौन सा पार्टिसिपेंट नहीं है, तो कौन है ये पता होना चाहिए ना. इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड क्रॉस बॉर्डर इक्विटी, बॉन्ड में निवेश करते हैं. दे मैनेज क्रॉस बॉर्डर इक्विटी एंड बॉन्ड फ्लो. एक देश से दूसरे में फ्लो होता है. राइट, और इससे क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, वो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, दैट डायरेक्टली गेट इंपैक्टेड. देन वी हैव द कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट में हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियां आती हैं. इनका पूरा बिजनेस ही फॉरेन करेंसी में चल रहा होता है. पेमेंट, रिसीट, हेजिंग, सब कुछ. फिर आता है दोस्तों सेटलमेंट टाइमलाइन. थोड़ा यहाँ देखिए. तो फ्रेंड्स देखिए, अब बात करते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सेटलमेंट टाइमलाइन. तो देखिए फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअल फंड एक्सचेंज कब होता है वो डिसाइड करता है वैल्यू डेट, यानी वैल्यू डेट बताता है कि एक्सचेंज ऑफ फंड एक्चुअली हुआ कब. राइट, एक्चुअल फंड एक्सचेंज कब होता है वो डिसाइड करता है वैल्यू डेट. और यदि हम बात कर ले ट्रांजेक्शन टाइप की, यदि मान लीजिए रेडी है या कैश है, तो सेम डे सेटलमेंट होगा. मतलब ट्रेड डे और सेटलमेंट डेट एक ही होता है. मतलब अगर ट्रेड मान लीजिए 1 नवंबर को हुआ तो सेटलमेंट भी 1 नवंबर को ही होगा. इसको बोलते हैं रेडी या कैश. फिर आता है टॉम यानी कि टुमारो. टुमारो होता है नेक्स्ट वर्किंग डे सेटलमेंट. यदि मान लीजिए ट्रेड हमारा 1 नवंबर को हो रहा है, मान लीजिए ट्रेड डे है हमारा 1 नवंबर, तो सेटलमेंट जो होगा हमारा 2 नवंबर को होगा. इसको बोलते हैं टॉम यानी टुमारो. स्पॉट होता है T+2. तो फॉरेक्स मार्केट का डिफॉल्ट साइकिल ये स्पॉट ही होता है. बाय डिफॉल्ट आप कुछ नहीं लिखा हो तो स्पॉट ही मान के चलेंगे. तो 1 नवंबर है, राइट, को ट्रेड हुआ तो 3 नवंबर को सेटल होगा. और फिर आता है फॉरवर्ड. फॉरवर्ड है दोस्तों आफ्टर स्पॉट डेट, यानी स्पॉट के बाद कोई भी फ्यूचर डेट ले लीजिए, चाहे 1 वीक हो, 1 महीना हो, 3 महीना हो, कोई भी टेनर हो, तो फॉरवर्ड होता है. तो दोस्तों क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं लिखा हो तो स्पॉट लेके चलिएगा. ये मत बोलिएगा कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है. नहीं दोस्तों, जानबूझकर नहीं देते हैं ताकि आपको चेक करना रहता है कि उनको आपको पता है कि नहीं पता है कि क्या कौन सा हमारा बाय डिफॉल्ट कौन सा रेट होता है. अच्छा, एक हॉलीडे का रूल भी जान लीजिए कि अगर मान लीजिए सेटलमेंट डेट दोनों में से किसी एक कंट्री में भी हॉलीडे आ जाए, क्योंकि दोस्तों 2 कंट्री इन्वॉल्व है, किसी एक कंट्री में भी हॉलीडे आ जाए तो क्या होता है कि सेटलमेंट डेट नेक्स्ट कॉमन वर्किंग डे पे शिफ्ट हो जाता है. तो मैं की पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं, इट शिफ्ट टू द नेक्स्ट कॉमन वर्किंग डे. समझिए दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा कि इस रूल को गलत याद किया तो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिस होगा. फिर आता है स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड रेट.
तो दोस्तों फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला है, स्पॉट रेट ले लीजिए, उसमें जो है जो मार्जिन है या तो जोड़ दीजिए या माइनस कर दीजिए। तो जब आप मार्जिन को जोड़ते हैं ना तो उसको कहा जाता है प्रीमियम, और जब आप मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है डिस्काउंट। समझे? तो प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए दो चीज होता है, या तो फॉरवर्ड जो है मार्जिन से ज्यादा होगा, तो फॉरवर्ड मार्जिन से ज्यादा होगा उसको प्रीमियम बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि जो करेंसी है वो फ्यूचर में महंगी होने वाली है, मतलब हम ऐड करेंगे स्पॉट में। और दूसरा केस होता है कि फॉरवर्ड जो है स्पॉट से कम है, इसको कहा जाता है डिस्काउंट। करेंसी फ्यूचर में क्या होगी, सस्ती होगी, चीपर होगी, तो उसको क्या करेंगे, स्पॉट से डिडक्ट करेंगे। तो एग्जाम में जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट कंफ्यूज करे, बस एक चीज याद रखिएगा, जो करेंसी फ्यूचर में ज्यादा कॉस्ट करेगी उसका फॉरवर्ड रेट हमेशा स्पॉट से ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बीएफएम के क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं, तो आप यदि एक सीक्वेंशियल वे में एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं आगामी जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारी क्रैश कोर्स का आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें मैंने एक फोल्डर ऐड किया है, डेली अपडेटेड कंटेंट। इसके अंदर डेली जो मैं आपको वीडियोस, डेली हमारा एक स्केड्यूल है जिसके माध्यम से अगले 25 दिन में हम लोग बीएफएम के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो उसको हम लोग शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एमसीक्यूज पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, केस स्टडी पे ज्यादा फोकस रहेगा, थ्योरी कम पढ़ेंगे। और यदि आप उसको डिटेल में कवर करना चाहते हैं बीएफएम को, तो हमारा ये फोल्डर है बीएफएम कंटेंट, इसमें दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। तो दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों कंटेंट मिल रहा है, शॉर्ट भी मिल रहा है और लॉन्ग भी मिल रहा है। ये आप पे निर्भर करता है आप किसको फॉलो करना चाह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मिलता है मॉक टेस्ट, आपको मिलता है कैप्सूल कंटेंट। ये कैप्सूल कंटेंट आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत काम आएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा सारे वीडियोस डाउनलोडेबल हैं, पीडीएफ डाउनलोडेबल हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। और फ्रेंड्स, ये क्रैश कोर्स आपको हेल्प करेगा, श्योरली हेल्प करेगा आगामी एग्जामिनेशन में। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव, अगर मान लीजिए फॉरेक्स का एक गोल्डन रूल है कि अगर करेंसी पेयर में एक करेंसी प्रीमियम पे चल रहा है तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली डिस्काउंट पे होगी। आप बोलेगा सर ऐसा क्यों, ये करेंसी यदि प्रीमियम पे है तो दूसरी डिस्काउंट पे क्यों होगी, हम पेयर की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि पेयर का मैथ बैलेंस होना चाहिए, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी किया हुआ है। जैसे देखिए जीपी पर डॉलर दिया हुआ है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, तो जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाता है पिप। एक बार सवाल ही पूछा जाता है पिप क्या होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है 20 पिप प्रीमियम, राइट। और जैसे दूसरा केस देखिए, डॉलर वर्सेज आईएनआर स्पॉट दिया हुआ है, 6 मंथ प्रीमियम दिया हुआ है, राइट। तो आपसे पूछेगा कि फॉरवर्ड रेट बताओ, दोनों को जोड़ दीजिए, समझे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 76.0100। अब इसमें कोटेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट। तो देखिए एक डायरेक्ट कोट में क्या होता है कि एक यूनिट फॉरेन करेंसी जो है एक्स यूनिट लोकल करेंसी के बराबर होती है। ये भारत में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि $1 जो है 83 रुपीज के बराबर है, मतलब आईएनआर पर डॉलर वैल्यू एक्सप्रेस किया जा रहा है, डायरेक्ट कोटिंग होता है। इनडायरेक्ट कोटिंग क्या होता है कि 1 यूनिट लोकल करेंसी इज इक्वल टू एक्स यूनिट फॉरेन करेंसी। तो भारत में मेनली क्या होता है ना कि जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, इनके लिए यूज होता है ये। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 INR राइट इज इक्वल टू $0.012। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि इनडायरेक्ट कोड कौन कौन से करेंसीज के लिए मैंडेटरीज है। फिर दोस्तों बिड और ऑफर रेट आप जानते ही हैं। बिड रेट को बाय रेट बोलते हैं, यानी बैंक के लिए लोअर रेट होता है, राइट। और बैंक सस्ते में खरीदेगा और नेचुरली महंगे में बेचेगा। बैंक चीप में बाय करेगा नेचुरली, इसी को बिड रेट बोलते हैं, बाय रेट बोलते हैं। और एक होता है ऑफर रेट, यानी इसको सेल रेट कहा जाता है, यानी बैंक हमेशा हायर रेट पे सेल करता है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ऐड होता है। और जो स्प्रेड होता है वो इन दोनों का अंतर होता है, ऑफर माइनस बिड होता है, राइट। ठीक है, जितना बड़ा स्प्रेड रहेगा उतना 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 बैंक का मार्जिन ज्यादा होगा। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेट। तो दोस्तों देखिए एक्सचेंज रेट कब एप्रिसिएट होगा, कब डेप्रिसिएट होगा, यह पूरा गेम मैक्रो फैक्टर का होता है और एग्जाम में डायरेक्टली इफ देन फॉर्मेट में आता है। जैसे देखिए एक तो लिखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होता है। यदि मान लीजिए करेंसी का बीओपी सरप्लस है तो करेंसी एप्रिसिएट होगा, क्योंकि ज्यादा फॉरेन करेंसी इनफ्लो हो रहा है, डिमांड बढ़ती है, करेंसी स्ट्रांग होती है। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। यदि आपका इनफ्लो ज्यादा होगा ना जी, यदि आपका इनफ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा, आप खुद सोचिए कि सपोज इनफ्लो इज हायर सो डिमांड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, और डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी स्ट्रांग होगी, करेंसी विल गेट स्ट्रॉन्गर। फिर आता है इंटरेस्ट रेट। सेकंड फैक्टर दैट वी हैव इज द इंटरेस्ट रेट विच डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। बोलिएगा सर कैसे डिसाइड करते हैं, तो यदि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा ना तो करेंसी एप्रिसिएट करेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर हायर रिटर्न के लिए पैसा लगाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो अरे निवेशक सोचेंगे क्यों ना पैसा लगाया जाए, तो कैपिटल फ्लो आएगा,
इन्फ्लो आएगा तो करेंसी मजबूत बनेगी, ऐसे भी समझिए। फिर आता है इन्फ्लेशन, यदि इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो करेंसी डेप्रिसिएट होगी, क्योंकि परचेजिंग पावर गिर जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर दूर भागने लगते हैं, करेंसी वीक हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल स्टेट, यानी अगर मान लीजिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल स्टेबल है तो करेंसी अप्रिसिएट करेगी, राइट। सो स्टेबल कंट्री, सेफ इन्वेस्टमेंट, हायर करेंसी डिमांड। मॉनेटरी पॉलिसी, यदि मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने टाइटन कर दिया है मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी कंट्रोल में आएगा और करेंसी अप्रिसिएट करता है, ठीक है ना। टाइटन करने का मतलब क्या हुआ कि रेट बढ़ेगा, मान लीजिए वैसे केस में रेट बढ़ता है तो लिक्विडिटी कंट्रोल में आएगा। यदि मनी सप्लाई कम है, यील्ड ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक करेंसी। इसके कुछ एडवांस मैकेनिज्म भी है, जैसे कि क्रॉस रेट है। क्रॉस रेट में एक चेन रूल होता है दोस्तों, जब दो करेंसी का डायरेक्ट कोट नहीं होता है तब हम तीसरी करेंसी के थ्रू रेट निकालते हैं, इसी प्रोसेस को क्रॉस रेट बोलते हैं। मान लीजिए कि डायरेक्ट कोट अवेलेबल नहीं है दो करेंसी में, तब हम लोग वहां पे क्रॉस रेट या चेन रूल मेथड यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमें जीबीपी पर आईएनआर निकालना है, लेकिन मार्केट में जीबीपी डॉलर और डॉलर आईएनआर रेट दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे लिखिए, जीबीपी पर डॉलर मल्टीप्लाइड बाय डॉलर प्लस आईएनआर, ये हो जाएगा जीबीपी प्लस आईएनआर, राइट। तो यूएसडी कैंसिल हो जाता है और हमें रिक्वायर्ड क्रॉस रेट मिल जाता है। आर्बिट्रेज क्या होता है कि फॉरेक्स में आर्बिट्रेज का मतलब एक मार्केट से सस्ती करेंसी खरीदो और साइमल्टेनियसली दूसरे मार्केट में महंगी बेच दो बिना किसी रिस्क का। तो सिंपल आर्बिट्रेज में दो सेंटर्स होते हैं, बस दो मार्केट का प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना, दो मार्केट का जो प्राइस डिफरेंस है इसका फायदा उठाया जाता है सिंपल मार्केट में, सिंपल आर्बिट्रेज। और कंपाउंड आर्बिट्रेज में क्या होता है कि तीनों करेंसी के कोट में मिसमैच ढूंढो, तो आपके पास 3 करेंसीज हैं और इनके जो कोट हैं उनमें आप मिसमैच ढूंढते हैं, राइट। तो सर्कुलर ट्रेडिंग से गारंटेड प्रॉफिट जनरेट होता है। फिर आता है दोस्तों ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों देखिए, फॉरेक्स ऑपरेशन एक हाई स्पीड हाई रिस्क इन्वायरमेंट होता है, इसीलिए बैंक डीलिंग रूम को 3 क्लियर डिवीजन में ऑपरेट करते हैं ताकि रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग रहे। एक तो लिखा है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस ये यहाँ पे एक्चुअल बाई सेलिंग होती है, डीलर मार्केट देखते हैं, कोट देखते हैं, कोट देते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो हमारे डीलर्स हैं वो क्या करते हैं, मार्केट देखते हैं, वो कोट देते हैं और कोट देने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। तो ये लोग मार्केट के हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस। फिर आता है मिड ऑफिस। मिड ऑफिस रिस्क पुलिस होते हैं। मिड ऑफिस का काम होता है रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और लिमिट मॉनिटरिंग। ये इंश्योर करते हैं कि डीलर ने बैंक की पॉलिसी फॉलो की है या नहीं की है। और फिर लास्ट में आता है बैक ऑफिस, यानी ये सेटलमेंट, अकाउंटिंग रूल, कंफर्मेशन, ये सारी बैंक के बैक एंड प्रोसेसिंग हैंडल करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम और रियल लाइफ दोनों में एक गोल्डन रूल याद रखिएगा कि फ्रंट ऑफिस डीलिंग करेगा, बैक ऑफिस कभी सेटल नहीं करेगा, राइट। पर्सन डीलिंग फ्रंट मस्ट नेवर सेटल द ट्रेड, ठीक है। फ्रंट ऑफिस डीलिंग करेगा, बैक ऑफिस कभी सेटल नहीं करेगा। दोनों का रूल मिक्स करना फ्रॉड का इन्विटेशन है, राइट। तो बैंक इस सेग्रीगेशन को 0 रिस्क टॉलरेंस लेवल पे मेंटेन करता है। दोनों का, तीनों का रूल याद रखिएगा, डीलर फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट, सेटलमेंट, अकाउंटिंग, कंफर्मेशन, वेरीफाइंग सब बैक ऑफिस करेगा। फॉरेक्स रिस्क की टाइप की बात कर ले तो एक होता है एक्सचेंज रिस्क, इसमें क्या होता है कि एफएक्स रेट ऊपर नीचे जाता है, इससे लॉस होता है। सेटलमेंट रिस्क एक तरह का रिस्क है, इसमें टाइम जोन का झटका लगता है। इसका नाम, इससे बेस्ट नाम है हर्स्टेड रिस्क। जर्मनी का हर्स्टेड बैंक था, वो डिफॉल्ट के बाद इस रिस्क का नाम पड़ा था हर्स्टेड रिस्क, इसका दूसरा नाम है। क्रेडिट रिस्क मतलब ये होता है कि काउंटर पार्टी जो है वो पेमेंट ही नहीं करे। गैप रिस्क का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो सेम डेट पर नहीं आते। इसका मेन कीवर्ड है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, मिसमैच से गैप क्रिएट होता है। कंट्री रिस्क क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट, सरकार ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी है तो गवर्नमेंट कैपिटल कंट्रोल लगा दे, फंड ब्लॉक हो जाता है, तो कीवर्ड है सॉवरेन रिस्क। और ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, सिस्टम फेलियर, ह्यूमन एरर, राइट, पुअर इंटरनल कंट्रोल, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब यदि रेगुलेटरी एंड लिमिट्स की बात कर लें तो फ्रेंड्स देखिए, फॉरेक्स डीलिंग कोई वीडियो गेम नहीं है। आरबीआई और फेडे ने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं ताकि बैंक सेफ बाउंड्री में ट्रेड करे, राइट। चलिए उन मैंडेटरी लिमिट को जरा सिंपल भाषा में समझते हैं। एक तो डे लाइट लिमिट होता है। डे लाइट लिमिट मतलब कि मार्केट खुला है तो तब तक डीलर मैक्सिमम कितना ओपन पोजीशन ले सकता है, राइट। जब मार्केट खुला हुआ है ट्रेडिंग आवर के दौरान मैक्सिमम कितना एक्सपोजर डीलर ले सकता है, इसे ही बोलते हैं डे लाइट लिमिट। एक होता है NOPL, नेट ओपन ओवरनाइट पोजीशन, यानी मार्केट बंद होने के बाद बैंक कितना फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रात भर कैरी कर सकता है। देखिए
मार्केट जब खुला है तब डे लाइट लिमिट, जब मार्केट बंद हो गया तो रात भर में बैंक कितना फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ले सकता है, ओवरनाइट रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए लिमिट टाइट रहती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि भाई बताओ NOPL और डे लाइट लिमिट में ज्यादा टाइट कौन सा है, तो बोलिएगा NOPL। एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट, अगर लॉस एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंच जाए, ये मान लीजिए हमने लेवल सेट की, लॉस यहां तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ट्रेड। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टूल में से एक है। फिर एक होता है वैल्यूएशन, तो हर मंथ एंड में बैंक को अपना फॉरेन एक्सचेंज पोर्टफोलियो को, राइट, फॉरेन एक्सचेंज पोर्टफोलियो को फेडई के रेफरेंस रेट पे, राइट, रिवैल्यू करना पड़ता है। इससे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसपेरेंट रहता है, मैनिपुलेशन अवॉइड होता है। तो दोस्तों कुछ चेकलिस्ट है। स्पॉट याद रखिएगा T+2, पिप्स याद रखिएगा 4th डेसिमल पॉइंट यानी 0.0000, ये सब वो पॉइंट है जो कि हम लोग छोड़ देते हैं और बहुत काम आता है। फॉरवर्ड रेट कोई प्रिडिक्शन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मैथमेटिकल रिजल्ट होता है। और इनडायरेक्ट रेट कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, GBP, यूरो, AUD, न्यूजीलैंड, इसको 1 यूनिट ऑफ दिस इज इक्वल टू X यूनिट ऑफ USD कोट होता है, इसे ही कहा जाता है इनडायरेक्ट कोट। और फंक्शनल सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है ताकि फ्रॉड को हम रोक सकें। अब जरा बढ़ते हैं ऑप्शन और स्वैप में। तो दोस्तों डेरिवेटिव वर्ड में सबसे फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट यदि कोई है तो वो है ऑप्शन। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं देता, राइट। इट गिव बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एट अ फिक्स प्राइस। सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों कि देखिए ऑप्शन बायर के पास होता है खरीदें या बेचें एक फिक्स स्ट्राइक पर फ्यूचर में, राइट, एक फिक्स स्ट्राइक प्राइस होता है जिसमें बायर के पास ऑप्शन होता है या तो खरीदे या बेचे, राइट। सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है, बायर के पास राइट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स एक्सचेंज रेट है जहां पर बायर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, एट विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, एक्सचेंज रेट एट विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, दैट्स कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। ये रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम फाइनल फिक्स होता है, राइट, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। यहाँ पे की पॉइंट है नो चेंजेस लेटर, राइट। तो दोस्तों याद रखिएगा स्ट्राइक प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड रेट होता है, हमेशा फिक्स होता है। फिर आता है प्रीमियम। प्रीमियम को हम लोग बोलते हैं अपफ्रंट फी। क्या बोलते हैं जी, अपफ्रंट फी, यानी ऑप्शन लेने के लिए बायर को सेलर को एक प्रीमियम देना पड़ता है ना। बायर जो है सेलर को एक प्रीमियम देता है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, ऑप्शन लेने के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल होता है। चाहे बायर ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे, ये रिफंड नहीं कर सकते। और ये प्रीमियम हमेशा परचेज पे ही पेड किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल होता है। एक होता है स्पॉट रेट, यानी जो करंट रेट होता है जो मार्केट में इस वक्त चल रहा है, और इसी से डिसाइड होता है कि ऑप्शन ITM है या ऑप्शन OTM है। अब बोलेगा सर ITM OTM क्या होता है, इन द मनी, आउट ऑफ मनी। तो दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम किस बेसिस पे बढ़ता है या गिरता है, ये पूरा गेम इन 5 फैक्टर का है। इसको एग्जाम में 5 बिग के नाम से याद रखिएगा। पहला है स्पॉट रेट यानी करंट मार्केट वैल्यू, यदि स्पॉट बदलेगा तो प्रीमियम भी बदलेगा, सिंपल सी बात है। टाइम टू मैच्योरिटी, यदि मान लीजिए एक्सपायरी तक जो एक्सपायरी तक जितना टाइम बचा होगा प्रीमियम उतना ही ज्यादा, इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू, राइट। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल इफेक्ट होता है। कंट्री के इंटरेस्ट रेट डिफर करते हैं, फॉरवर्ड रेट और प्रीमियम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। फिर इंटरेस्ट रेट यानी कि डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन, तो देखिए इंटरेस्ट रेट गैप जितना ज्यादा होगा प्रीमियम भी उतना ही अफेक्टेड होगा। और दोस्तों वोलेटिलिटी तो किंग होता है प्राइसिंग का, अगर करेंसी का मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा हो, तो प्रीमियम स्काई हाई हो जाता है। और वोलेटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। अब देखिए दोस्तों 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है ATM, एक होता है आपका ITM, एक होता है OTM। जरा इन तीनों को जरा कंपेयर कर ले। उससे पहले मैं आपको अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन बता दूं। अमेरिकन ऑप्शन में A से अमेरिकन, A से एनी टाइम, ऐसे याद रखिए। कैसे याद रखेंगे, A से अमेरिकन, A से एनी टाइम, मतलब अमेरिकन को ऑप्शन को आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बायर एक्सपायरी तब मतलब कि बायर एक्सपायरी तब कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, सुपर फ्लेक्सिबल है। और यूरोपियन ऑप्शन कब है कि एक्सरसाइज सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही अलाउड है, यानी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होता है यूरोपियन वाला, और अमेरिकन तो फ्लेक्सिबल है। और ऑप्शन में 3 तरह के होते हैं, ATM, ITM और OTM। ATM होता है एट द मनी, एट द मनी मतलब ये हुआ कि स्ट्राइक और स्पॉट बराबर होगा, और ये न्यूट्रल होता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। फिर इसमें प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा ना, प्रीमियम का मत भूल जाइएगा। ITM होता है दोस्तों इन द मनी, इसमें तुरंत प्रॉफिट मिलता है, राइट। स्टेटस क्या है, प्रॉफिटेबल होता है। बायर को स्ट्राइक प्राइस मार्केट से बेटर मिल रहा होता है, राइट। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बताया था अभी। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है जी, जिस प्राइस पे बायर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, यह रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही फाइनल फिक्स हो जाता है, बाद में चेंज नहीं कर सकते, यानी कॉन्ट्रैक्टेड रेट है। तो प्रॉफिटेबल वाला ITM में होता है, यानी तुरंत प्रॉफिट पॉसिबल है, प्रॉफिटेबल होता है।
और आउट ऑफ मनी क्या होता है, कोई इमीडिएट प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, वर्थलेस है, बायर ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, प्रीमियम लॉस मान लीजिए, राइट। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब आता है स्वैप्स, टाइप ऑफ स्वैप्स। तो फ्रेंड्स देखिए, स्वैप का सिंपल सा मतलब है कि दो पार्टी का कमिटमेंट कि वो फ्यूचर में एक दूसरे के साथ कैश फ्लो एक्सचेंज करेंगे, इसे ही बोला जाता है स्वैप। तो फ्रेंड्स आगे के जो कंटेंट है वो मैं अपने पेड कोर्स में अवेलेबल कराता हूं, तो आप भी यदि इसका हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।